और सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया पर भड़के नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सिडनी हमले की निंदा की गई है। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की नीतियों ने आग में घी डाला है। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदी विरोधी भावना एक कैंसर की तरह है। 4 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया को इसके लिए आगाह किया था। नेतन्याहू की तरफ से ये बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा कि 4 महीने पहले ही आगाह किया गया था। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, जो कि कैनबेरा के पास है, राजधानी कैनबेरा के एकदम लगा हुआ इलाका है, सिडनी में फायरिंग के बाद अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब 14 दिसंबर, जो कि हनुका का जो त्यौहार होता है यहूदियों का, उसका पहला दिन मनाया जा रहा था और इसके लिए करीबन 2000 लोग बॉन्डी बीच, जो सिडनी का बॉन्डी बीच है, मशहूर बॉन्डी बीच है, वहां पर इकट्ठा हुए थे। वहां पे ये त्यौहार मना रहे थे और इसी दौरान यहूदियों को टारगेट करते हुए ये किलिंग की गई। इजराइल के अमूमन हर साल करीब 90 लाख लोग विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन गाजा में युद्ध के बाद बदले हालात की वजह से इसमें काफी गिरावट आई। 2023 में इजराइल से 90 लाख लोग विदेश यात्रा पर गए। 2024 में 70 लाख, 2025 में अक्टूबर तक का आंकड़ा बताता है कि 80 लाख इजरायली लोगों ने विदेश यात्रा की। ऑस्ट्रेलिया भी इजरायली पर्यटकों के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन कहा जाता है और अब 14 दिसंबर को जो यहां हुआ आतंकी हमले ने विदेशों में उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। Our police and security agencies are working to determine anyone associated with this outrage. Our agencies will provide you with factual updates as quickly as possible as they continue to emerge. इजरायली नागरिक ज्यादातर यूरोप की यात्रा करते हैं, जिनमें ग्रीस, साइप्रस, इटली, हंगरी, तुर्की और स्पेन उनके पसंदीदा जगहों में शामिल हैं। वहीं अमेरिका भी बड़ी तादाद में इजरायली नागरिक जाते हैं। एशिया में इजरायली टूरिस्ट सबसे ज्यादा थाईलैंड जाते हैं। 2023 में दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ हिंसा की 85 घटनाएं हुई। 2024 में ये तादाद 106 तक पहुंच गई और अब 2025 में भी तेजी से घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले ने अब इजराइल की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। Our sisters and brothers in Sydney, Australia, have been attacked by vile terrorists in a very cruel attack on Jews who went to light the first candle of Hanukkah on Bondi Beach. Our heart goes out to them. Our heart misses a beat. The entire nation of Israel misses a beat in this very moment as we pray for the recovery of the wounded. We pray for them and we pray for those who've lost their lives. 14 दिसंबर को हुए इस हमले ने बहुत से देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऑस्ट्रेलिया इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ, लेकिन ऐसे ही हमले अब वहां होने का खतरा है जहां इजरायली पर्यटकों का आना जाना रहता है। कुल मिलाकर इजराइल और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये एक और फ्रंट तैयार हो चुका है और इसका मुकाबला करना हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इसका ट्रेलर ऑस्ट्रेलिया में दिख चुका है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने बॉन्डाई के घटना पर बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बॉन्डाई में जो दृश्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं और परेशान करने वाले हैं। तो लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें जो घटना के बाद में जो एक्शन लिया जा रहा है, उसके अलावा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का भी इस पूरी घटना पे बयान सामने आया है। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन के 2 शहरों को लेकर अचानक ही पुतिन बनाम ज़ेलेंस्की की सीधी टक्कर शुरू हो गई है। पोक्रोव्स्क और कुपियांस्क पर रूस कब्जे का दावा कर चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पुतिन के दावों की हवा निकालने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसका एक नहीं बल्कि 3 मकसद है। ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ साथ ट्रंप को भी बताना चाहते हैं
कि उन्हें कमजोर ना समझा जाए। डोनेस्क फ्रंट के पास कैसे रूस के सैनिकों पर हमला किया गया, इसका वीडियो यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने जारी किया है। लिमांस की तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध चल रहा है और दोनों फौज ड्रोन से एक दूसरे के सैनिकों की जान ले रहे हैं। ये बहुत ही डराने वाला वीडियो है क्योंकि ये रशियन सैनिक मंडराती हुई मौत से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पेड़ की आड़ भी इनको ड्रोन से नहीं बचा पा रही। वो रशियन फौजियों को देखते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। ऐसे ही हमलों ने ज़ेलेंस्की को फाइट बैक करने वाली हिम्मत दे दी है। ये वीडियो देखने के बाद ज़ेलेंस्की पहुंचे कुपियांस्क के बैटल फ्रंट पर और बता दिया कि अब रूस को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। Вітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. पूर्वी यूक्रेन में कुपियांस्क वो शहर है जिसके एक बड़े हिस्से पर ज़ेलेंस्की ने फिर से कब्जे का दावा किया है, जहां ज़ेलेंस्की उन सैनिकों से मिले जो रूस के खिलाफ बहुत ही खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन फौजियों से मिलकर ज़ेलेंस्की के 3 मकसद हैं। ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क में सेल्फी लेकर बता दिया कि उनका पहला मकसद अपनी सेना का हौसला बढ़ाना है जो लगातार हार का सामना कर रही है। दूसरा मकसद इस मोर्चे पर रूस की सेना को धूल चटाना है, उसे बड़ी टक्कर देना मकसद है। और तीसरा मकसद ट्रंप को दिखाना कि वो बिना अमेरिकी मदद के भी अपनी जमीन रूस से बचा सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क का दौरा करके बता दिया कि वो लड़ाई में बने हुए हैं, पीछे नहीं हटे हैं। ज़ेलेंस्की यहां बहादुरी के मेडल बांटकर पुतिन के दावों की हवा निकालना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन बार बार दावा कर रहे हैं कि रूस ने कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया है और साथ में पोक्रोवस्क भी अब रूस की सेना के कंट्रोल में है। एक तरह से कुपियांस्क पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है। Вам, вашим побратимам, вітаю з вашим днем і дуже вдячний, що маю таку нагоду особисто подякувати вам за захист Куп'янського напрямку. Все, що ви робите щоденно. І подякуйте вашим друзям, побратимам, будь ласка, від мене. पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के 2 बहुत ही खास शहर, एक है पोक्रोवस्क और दूसरा है कुपियांस्क। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क दोनों शहरों पर कब्जे को लेकर यूक्रेन और रूस दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या वाकई पुतिन का दोनों शहरों पर कब्जा हो गया है? क्या वाकई ज़ेलेंस्की दोनों शहरों में मजबूती से लड़ रहे हैं? ज़ेलेंस्की बनाम पुतिन के युद्ध का फोकस इस वक्त यूक्रेन के इन 2 शहरों पर कंट्रोल